जोहार आप सभी का हमारे YouTube चैनल झारखंड मैथ जोन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं रविंद्र चंद्रा आप लोगों को क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर 4 में लेने जा रहा हूं। इससे पहले मैं कूलम्ब्स लॉ, चार्ज और मैच प्रॉपर्टी के विषय में मैंने लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 के में कवर कर चुका हूं। ठीक है, तो मैं लेक्चर 4 में आज मैं कवर करने जाऊँगा। ठीक है, तो कवर मेरा क्या रहेगा, मेरा क्वेश्चन कराना है। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना है, उसी के विषय में मेरा आज का पूरा टारगेट रहेगा। ठीक है, तो उससे पहले मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स के विषय में डिफरेंस बताया था। मैंने उसमें उसका आंसर पूरी तरह से मैंने कैलकुलेट नहीं कर पाया था क्योंकि उसमें समय बहुत ज़्यादा हो चुका था, इसलिए तो मैंने इसमें पहले से मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ हो। ठीक है, जैसे कि देखिए एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन का क्या था कि Q1/Q2/r² था, G M1/M2/r² था। तो उसमें क्या किए थे कि 9 × 10⁹ हुआ था और Q1 Q2 का वैल्यू जानते हैं कि चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का था, तो 1.6 × 10⁻19 किए थे और दोनों का स्क्वायर कर दिए थे। ठीक है, तो इससे इसका वैल्यू निकल गया था। फिर उसके बाद 6.67 × 10⁻11 जो G का वैल्यू था उसको लाया था और 9.1 × 10⁻31 kg और 9.1 × 10⁻31 kg किए थे। दोनों को कैलकुलेट किए तो यहाँ से 9 को काट दिए थे। उसके बाद जो ये वैल्यू आया था 2.56 और 6.67 और यहाँ 10⁻29 और 73 आया था, उसको ऊपर लेके 10⁻44 आया था, 0.042 था, उससे वैल्यू कितना आया था 4.2 × 10⁻42। मीन्स ये जो 10⁻42 था वही क्या था, आपका आंसर था, आपने पहले देखे थे। इसको मैंने फिर से दिखा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे इसका ये क्वेश्चन था इसका और इसका ये आंसर था। ठीक है, 10⁻42। ठीक है, तो इसका आंसर था। उसके बाद मुझे बताना है दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसके बाद वाला क्वेश्चन है सपोज अ चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली, वन ऑफ देम इज -c, द अदर इज E + del E. If the net electrostatic force and gravitational force between two hydrogen atoms placed at a distance d, ओके, और वो डिस्टेंस d जो है ग्रेटर देन एटॉमिक साइज है, ओके, अपार्ट इज 0, बोलता है जो इफ द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशन बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम इज एट अ डिस्टेंस d क्या है, 0 है, देन डेली का वैल्यू कितना होगा, इच ऑफ द ऑर्डर ऑफ, मतलब किसके ऑर्डर में रहेगा, 10⁻23, 10⁻47, 10⁻37 और 10⁻20। तो हमको निकालना पड़ेगा कि ऑर्डर में वैल्यू निकालना पड़ेगी, कितना वैल्यू में आया इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है, चलिए देखते हैं। इसमें बोला गया कि भैया एक क्या है कि चार्ज है, चार्ज में कौन से चार्ज है, प्रोटॉन है और क्या है, इलेक्ट्रॉन है, जो कि किस में स्थित है, और उसका जो वैल्यू दिया गया है इलेक्ट्रॉन E है और क्या है, वन ऑफ देम इज -c है और दूसरा का E + del E है। ठीक है, तो पूछ रहा है इसमें कि नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दोनों हाइड्रोजन के एटम 0 है। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अपार्ट इज 0, देन डेली का वैल्यू कितना होगा, डेली का वैल्यू कितना होगा। देखिए यहाँ पे अपार्ट इज 0 यहाँ पे छुपा के लिखा था कि नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में कि बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम इज प्लेस एट अ डिस्टेंस d, तो मच ग्रेटर देन एटॉमिक साइज बोला गया। ठीक है, फिर उसके बाद अपार्ट है 0 बोला गया, तो इसलिए बच्चा पढ़ने में थोड़ा दिक्कत कर सकता है, तो इस चीज़ को आप छुपा के फिर पढ़िएगा कि इफ द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम प्लेस एट अ डिस्टेंस d अपार्ट इज 0, मीन्स एफ ही और एफ जी का वैल्यू जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू जो क्या हो गया, नेट जो हो गया उसका 0 हो गया। वही इसी के विषय में मुझे पूछा गया। ठीक है, तो मैं इसे बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप हाइड्रोजन के विषय में लिखिए कि हाइड्रोजन के पास क्या है, ये हाइड्रोजन है मेरा गोलू मोलू हाइड्रोजन। देखिए उसके बाहर में मैंने इलेक्ट्रॉन के लिए कक्ष बना दिया। ठीक है, तो मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना है, E है आपका, और यहाँ पे जो है इसका प्रोटॉन है, इसका न्यूक्लियस के अंदर में क्या है, प्रोटॉन है, और जो प्रोटॉन है वो आपका मान लीजिए कितना दिया हुआ है, E + del E। ठीक है ना, बोला कि एक एक चार्ज को आप क्या मानिए, -c मानिए, तो दूसरा को E + del E। ठीक है, उसी तरह से एक दूसरा हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, दूसरा हाइड्रोजन एटम है, उसमें भी क्या E + del E है, ओके, E + del E है, और इसका वैल्यू कितना है, माइनस, उसका जो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू है -। ठीक है, तो बोलता है कि दोनों के बीच में जो सेंटर से सेंटर के बीच में मैंने बोला गया कि उसका जो न्यूक्लियस का जो है ना, बोला गया ना मच ग्रेटर देन एटॉमिक साइज, उसके एटॉमिक साइज से उसका D का वैल्यू बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे D को ही लेंगे कंसीडर करेंगे। ठीक है ना, फोर्स के विषय में। ठीक है, तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बताइए कि इसमें क्या हो रहा है कि दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो नेट हो रहा है वो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है।
तो मैं निकालने के लिए सबसे पहले तो मुझे इसमें चार्ज निकालना पड़ेगा कि इसके द्वारा चार्ज कितना दिया जा रहा है। तो टोटल इसके द्वारा चार्ज जो हो रहा है ये, इसको सम करेंगे तो ई प्लस डेल ई माइनस ई, तो वैल्यू कितना आया मेरा, क्यू का वैल्यू बाबू डेली आया। ओके, इसी तरह इसमें भी सिमिलरली क्यू इक्वल टू डेली आएगा। ठीक है, तो डेली क्या आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, माने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा यहाँ पे लगेगा, रिपल्सिव लगेगा। कैसा लगेगा रिपल्सिव लगेगा। तो मान के चलिए यहाँ पे डेली का वैल्यू मान के चलिए यही पॉजिटिव है और ये चार्ज है और इसका कुछ मास भी होगा, ठीक है ना, डेली का तो मास होगा। तो इसके बीच में जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, अगर देखिएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर की तरफ लग रहा है बाबू लोग, तो एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या बाहर की तरफ लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स मास के बीच में लगता है तो क्या होता है, ये अट्रैक्टिव होता है हमेशा, तो एफ जी इधर लग रहा है। मीन्स दोनों का नेट कितना हो रहा था, जीरो हो रहा था, मैंने दोनों का सम देखेंगे एफ ई और एफ जी का सम जो देखिएगा वो कैसा हो रहा था, जीरो हो रहा था। क्यों ऐसे इसलिए जीरो हो रहा था क्योंकि एफ ई माइनस एफ जी डायरेक्शन का क्या है, एफ ई का अगर मान के चलिए इधर पॉजिटिव है तो इधर क्या नेगेटिव मान सकते हैं, या इधर नेगेटिव तो इधर पॉजिटिव, बात यह है कि हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है कि दोनों का वैल्यू कितना रहा है, एफ ई बराबर कितना है, एफ जी के बराबर, ठीक है, एफ जी, ठीक है, जी लिखिए एफ जी लिखिए, तो ये है, तो हमको यही बराबर करना है कि एफ ई बराबर एफ जी है। ठीक है, तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा बस, तो के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर फार्मूला लगाइए, जी M1 M2 बाई आर स्क्वायर से। ठीक है, ओके। तो अब क्या करना पड़ेगा, के का वैल्यू तो हम लोग पता है, क्यू का वैल्यू कितना आ गया मेरा, दोनों का डेली इंटू डेली, ओके ओके, बाई डी स्क्वायर, ओके। और यहाँ पर ही जी M1 M2, तो यहाँ पर एम एम इंटू एम स्क्वायर हो जाएगा, बाई डी स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर क्या हो जाएगा बाबू, कट जाएगा। मेरे पास क्या है, के डेली का होल स्क्वायर इंटू जी एम स्क्वायर। ठीक है, तो हमसे डेली पूछा गया था, तो डेली इक्वल टू क्या आ गया, जी एम स्क्वायर बाई के, ओके, डेली स्क्वायर। ठीक है, इतना दूर है। अब डेली इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी एम स्क्वायर बाई के, तो एम स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, एम बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो जी के हो जाएगा, जी बाई के हो जाएगा। ठीक है, एम का वैल्यू कितना मेरा था, तो एम का वैल्यू देखिए यहाँ पे दे दिया है 1.67 इंटू 10⁻27 के जी। लिखिए कितना लिखिएगा, 1.67 इंटू 10⁻27। देखिए सबको एसआई यूनिट में लेना जरूरी है क्योंकि एसआई यूनिट में ही आंसर आता है। ठीक है, और जी का वैल्यू कितना होता है, क्योंकि हम लोगों को सब एसआई यूनिट में कंसीडर करना है, क्योंकि हम लोग एसआई यूनिट में ही सब कुछ सिस्टम को हम लोग लेके पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, इसलिए तो जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11, के का वैल्यू कितना आ गया 9 इंटू 10⁻9, ओके, 1.67 इंटू 10⁻27, और यहाँ पर ही आ गया मास का वैल्यू 6.67 बाई 9, 10⁻11 और से 9, 11 और 9 कितना हो जाएगा मेरा 20 हो जाएगा। ठीक है, 10⁻20 बाहर निकाल दीजिए इसको, तो 1.67 इंटू 10⁻20 तो 10⁻10, 10⁻10 और ये तो 10⁻37 आ गई। ठीक है, और 6.67 इंटू 9 है, ठीक है, बाई 9 है। ठीक है, तो इसका कुछ वैल्यू आएगा, 9 का वैल्यू तो 3 आ जाएगा। चलिए इसको बाहर निकालिए, तो 1.67 बाई 3 आया, और 6.67 का वैल्यू हमको निकालना, रूट अंडर 6.67 है। ठीक है, और 10⁻37 आया। ठीक है, तो कोई इसके रेशियो में है कोई आंसर, तो देखिए 10⁻23 है, 10⁻37 है, 10⁻37 है और 10⁻20 है। मीन्स कंसीडर पूरी तरह से ये पता चलेगा कि यही होगा, इसके आसपास तो और कोई नहीं आंसर लग रहा है, तो हम इतना दूर में भी निकाल के आंसर को हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना, मैंने इसको दिखाने में बताने नीचे वीडियो चला गया। ठीक है, तो मैंने देखिए यहाँ पे 10⁻37 तक ला चुका हूँ, और इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो उसका ही वैल्यू पॉइंट में कुछ आंसर आएगा। ठीक है ना, 1 पॉइंट कुछ समथिंग, तो यही आना चाहिए 10⁻36 मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि उसके आसपास तो और कोई पावर नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली यही होगा, क्योंकि उतना कौन निकालने जाएगा, कैलकुलेशन करने जाएगा एग्जाम में। ठीक है ना, तो यही आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद मैं आगे का क्वेश्चन बताता हूँ। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है, 2 आइडेंटिकल स्मॉल चार्ज है, स्पेयर है, each having a mass m है, having an equilibrium as shown in the, as shown यहाँ हम shown नहीं किए हैं। ठीक है ना, कर देते हैं। the length of each string is l, the angle made by any string with the vertical is theta, find the magnitude of charge on each sphere। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद में मेरे पास क्वेश्चन क्या है, अच्छा 2 स्मॉल बॉल चार्ज है ना,
ठीक है। इसमें देखिए, इसको पढ़ाने से पहले मुझे एक कंसेप्ट पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक है, इसमें जो था अभी पहले देख लीजिए क्या है इसमें, कि एक जो है 2 आइडेंटिकल स्मॉल चार्ज स्पेयर है, ठीक है, ईच ऑफ मास m है, ठीक है, और हैंगिंग एज ए सोन इन द फिगर, अभी फिगर हम बनाए नहीं, द लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग इज l, द एंगल मेड बाय स्ट्रिंग विद द वर्टिकल, वर्टिकल से एंगल क्या हो रहा है कि स्ट्रिंग मतलब रस्सी उसी मान लीजिए ना, ठीक है ना। ठीक है, तो उसके में एक क्या हुआ है कि एक स्पेयर लटका हुआ है एक तरफ से और एक तरफ से दूसरी तरफ से लटका हुआ है, ठीक है, दोनों के बीच में थीटा एंगल है, मैंने वर्टिकल से लिया गया है, ठीक है। तो पूछा जरा फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच स्पेयर, ठीक है। तो इसके लिए इसमें कंसेप्ट है, ठीक है। क्या कंसेप्ट है, चलिए मैं बताता हूँ कि किस प्रकार से इसको बनाया जाएगा। तो इसमें पूछा गया कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड पूछा गया। यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड के साथ उसका थीटा पूछ लेता है, कितना डिग्री एंगल होगा। मैं बहुत सारे इसमें क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। मैं सब क्वेश्चन को इसी में बना देना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसमें देखिए कि इसको निकालने के लिए आप सोच सकते हैं कि भैया ये क्या है, एक चार्ज है, इसके पास मास भी है और इसके पास क्या है, चार्ज भी है। तो मास के कारण से इसके पास कौन सा फोर्स लगेगा, आप बता सकते हैं कौन सा फोर्स लगेगा। मान के चलिए इसके पास मास है और इसके पास मास है, ठीक है। तो इसके पास मास है तो क्या होगा कि मास की वजह से इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और जानबे करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करेगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और एक तो m के कारण से यहाँ पर नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, mg लगेगा, डाउनवर्ड की तरफ। चलिए ये भी बात सही है, ठीक है। और उसके बाद कौन सा फोर्स लगेगा, देखिए ये चार्ज भी है, बॉडी के साथ चार्ज है, क्योंकि इसमें बोला गया कि मास 2 आइडेंटिकल स्मॉल चार्ज, स्मॉल चार्ज कोई भी चार्ज हो, ठीक है। तो क्यू चार्ज लेट हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्यू चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज है, तो इन लोग दोनों के बीच में रिपल्सन होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या लगेगा, हमेशा अपोजिट में लगेगा, ठीक है ना, अपोजिट में, ठीक है। अब देखिए ये जो है, ये जो स्ट्रिंग है, इसके द्वारा यहाँ पर टेंशन लग रहा है, ठीक है। तो टेंशन के कारण से अगर देखिएगा तो टेंशन कैसे इधर की तरफ लग रहा है। अगर इसी को कंपोनेंट में तोड़िएगा तो कितना आएगा, तो इसको कंपोनेंट में तोड़िएगा तो देखिए यहाँ से थीटा, यहाँ से, ठीक है ना, ये वाला एंगल ये एंगल बराबर होता है, तो यहाँ पे थीटा हो जाएगा, जानते हैं ना। तो ये टी कॉस थीटा हो जाएगा इधर की तरफ, टी कॉस थीटा, और इधर की तरफ क्या हो जाएगा, इधर टी कॉस थीटा, इधर क्या था, टी साइन थीटा, मीन्स इधर की तरफ कितना हो जाएगा, टी साइन थीटा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो टी कॉस थीटा टी साइन थीटा मैंने सबको बराबर कर दिया। मैंने इक्विलिब्रियम, ये कैसा कंडीशन में इक्विलिब्रियम में है, द लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग इज लेंथ द एंगल मेड बाय स्ट्रिंग विद द वर्टिकल इज थीटा, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच स्पेयर। अच्छा मान के चलिए ये यहाँ पर स्टेडी स्टेट में, मतलब क्या हो गया कि जितना इधर से लग रहा है, जितना लेफ्ट से लग रहा है उतना राइट से लग रहा होगा, जितना अप से लग रहा है उतना डाउन से लग रहा है, मतलब कि इक्विलिब्रियम में है। तो ये इक्विलिब्रियम है, यानी इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा है, नेट फोर्स क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, जिसके कारण से ना ये स्टेबल में है। तो जितना फोर्स नेट जो हो रहा है एक्स एक्सिस में लग रहा होगा, मान के चलिए ये एक्स एक्सिस है, तो इस एक्स एक्सिस में जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो होगा। उसी तरह से अगर वाई एक्सिस के बारे में भी देखें, नेट देखें, तो वाई एक्सिस में भी क्या हो जाएगा, नेट जीरो हो जाएगा। तो यानी ये हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि देखिए, तो हम लोग इसको मानते हैं, तो हम लोग को क्या निकालना भैया, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड चार्ज निकालने के भैया इसको इक्विलिब्रियम में ला दिए, तो चलिए इक्विलिब्रियम का वैल्यू को लिखिए। तो एक्स एक्सिस में क्या हो गया, टी साइन थीटा बराबर एफ ही हो गया, इक्वेशन 1 मान लीजिए। फिर वाई एक्सिस में क्या हो गया, टी कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया, एम जी हो गया, ये इसके बराबर हो गया, इक्वेशन 2 मान लीजिए। तो टी साइन थीटा इक्वेशन 1 को डिवाइड किया गया, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो कितना आ जाएगा, टी साइन थीटा, अरे ये तो छूट जाता है रे, ठीक है ना, मैं तो बनाते रहता हूँ, पता भी नहीं चलता। तो टी साइन थीटा बाई टी कॉस थीटा, सॉरी वो मैं थोड़ा कैमरा से थोड़ा पीछे की तरफ हो गया था, इसीलिए आपको दिखाई नहीं दिया होगा, एफ ई बाई एम जी, ठीक है। तो ये वैल्यू कितना आ गया, टेन थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, एफ ई बाई एम जी आ गया, ओके। तो एफ ई इक्वल टू कितना आ गया, टेन थीटा इक्वल्स टू इन टू एम जी। तो एफ ई का वैल्यू तो आपको पता है कि दो चार्ज है, तो दो चार्ज के बीच में Q1 Q2 है, बाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। और दोनों चार्ज में स्मॉल चार्ज है, दोनों सिमिलर चार्ज है, तो Q1 Q2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, सेम हो जाएगा, 10 कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा, ठीक है। तो K Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, डिस्टेंस तो आर स्क्वायर, चलिए दोनों के बीच में डिस्टेंस तो कितना हो जाएगा, या इसका वैल्यू कितना था, चलिए इसको निकालते हैं पहले, आर स्क्वायर को निकालेंगे, ठीक है ना अभी, क्योंकि एम जी,
तो के क्यू स्क्वायर बाई टेन थीटा एम जी इंटू आर स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, टेन थीटा एम जी बाई आर स्क्वायर इंटू के, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ही बोला गया, तो आर तो हम लोग इस डिस्टेंस को बोलते थे, टोटल डिस्टेंस को है ना आर बोलते थे दोनों के चार्ज के बीच में। तो ये निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा थोड़ा सा और अच्छा से कि कहाँ गया मेरे आगे का ब्लैक पेन। अच्छा ब्लैक पेन कहाँ है, कोई बात नहीं, ब्लैक पेन छोड़िए, ब्लैक पेन नहीं मिल रहा है मुझे। ब्लैक पेन कहाँ गया, ब्लैक पेन, अच्छा ठीक है, ब्लैक पेन मिल गया। तो ये आर को बोला गया है, तो आर को इस टर्म में लिखना पड़ेगा। तो आपको बताया गया था ये लेंथ कितना था, एल लेंथ था, ठीक है ना। तो ये एल लेंथ था, तो इधर से अगर एल कोस थीटा करेंगे तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, एल साइन थीटा, ठीक है। और ये भी कितना हो जाएगा, एल साइन थीटा, इधर साइड में भी सिमिलर ही है। तो एल साइन थीटा टोटल कितना हो जाएगा, 12 साइन थीटा। तो आर के बदले हम लोग क्या लिखना पड़ेगा, 12, आर के बदले हमको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 12 साइन थीटा। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेन थीटा एम जी बाई के। और देखिए यहाँ क्यू का जो वैल्यू था, मैं क्यू का लिखूँगा तो यहाँ पे क्या ये आ जाएगा, और आर एल साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना होगा वो निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यही हो गया आपका आंसर, एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बाहर निकाल देंगे तो समझ रहे हैं ना, क्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एल साइन थीटा बाहर हो जाएगा और अंदर में कितना हो जाएगा, टेन थीटा एम जी बाई के, ठीक है। अब इसी को रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको रिलेटेड क्वेश्चन क्या है आप देखते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, आपको दिखाई दे रहा है ना, हाँ। देखिए टू स्मॉल सस्पेंडेड बॉल है, ठीक है। तो इसमें मुझे क्या मिला था, थोड़ा सा मैं दो कंक्लूजन को लिख देता हूँ। सबसे पहले आपको जो अगर पूछा जाएगा एंगल टेन थीटा के विषय में पूछा जाएगा, मैंने कि एंगल कितना है उसके विषय में अगर आपसे कोई पूछा जाएगा तो आप ये फॉर्मूला को लगा के बना सकते हैं। और आपसे कोई पूछेगा कि भैया चार्ज का मैग्नीट्यूड बताइए, तो ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत ज़्यादा ही स्पेशल है, ये पूरा ही लगा के रखिए ना, इसमें पूरा ही स्पेशल, ठीक है ना। तो ये दो आपको कंक्लूजन को मिला कि टेन थीटा इक्वल्स टू क्या, एफ ई बाई एम जी। डायरेक्ट याद रखिएगा तो भी चलेगा, नहीं तो प्रूफ करने तो आप तो जानते हैं महारती है उसमें तो कोई शक नहीं है, तो ठीक है ना। तो देखिए अब एक क्वेश्चन है उसी को रिलेटेड, उसी क्वेश्चन पे बेस्ड कि टू स्मॉल स्पेरिकल बॉल है इच कैरिंग अ चार्ज क्यू 10 माइक्रोकुलम। मैं दोनों 10 माइक्रोकुलम चार्ज कंजिस्ट करके रखा, ठीक है। चलिए दोनों के पास क्यू 10 माइक्रोकुलम बाई टू इंसुलेटिंग थ्रेड, ठीक है। दोनों इंसुलेटिंग थ्रेड है, मतलब कि कोई इसमें चार्ज नहीं है, ठीक है ना, इसमें कोई नहीं है तो इसमें कंडक्ट कर सकता था ना। इक्वल लेंथ है 1 मीटर, दोनों में 1 मीटर का लेंथ है, बहुत अच्छे। फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ फिक्स इन द सीलिंग इट इज फाउंड दैट इक्विलिब्रियम, और ये पाया गया कि ये लोग इक्विलिब्रियम में है, सेपरेटेड बाय एन एंगल 60 डिग्री, दोनों के बीच में जो एंगल 60 डिग्री है दो चार्ज के बीच में, ठीक है। व्हाट इज द टेंशन इन द थ्रेड, टेंशन मीन्स टी निकालना, ठीक है, कितना निकालना, टी निकालना। तो आपने पढ़ा था अभी, जैसे क्या पढ़ा था, टी कॉस थीटा टी साइन थीटा इक्वल्स टू क्या पढ़ा था, एम जी। चलिए इसको हम बना के देखते हैं ना, अच्छा रहेगा कि बना के देखते कितना आ रहा है, उससे ही ठीक हो जाएगा। तो नीचे की तरफ क्या हो रहा है, एम जी हो रहा है। ऊपर की तरफ अगर देखना चाहेंगे तो यहाँ से थोड़ा सा हमको थीटा लेना पड़ेगा, तो ये थीटा कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। कोई बात नहीं, एकदम सही है, एकदम 30 डिग्री। और यहाँ से मेरा ये 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब ये टी हो गया, तो यहाँ से कितना, टी कॉस 30 डिग्री, इधर के ना टी साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो ठीक है, टी साइन थीटा मैंने लिख दिया और इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। तो अब तो बना सकते हैं आसान से, टी साइन थीटा इक्वल्स टू कितना हो जा रहा था मेरा, टी साइन थीटा इक्वल टू एफ ई बाई टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी। दोनों का अगर करेंगे तो कितना आ जाए, टेन थीटा इक्वल्स टू एफ ई बाई एम जी। तो देखिए हमको क्या निकालना बोला गया यहाँ पर ही, हमको निकालना व्हाट इज़ द टेंशन इन द थ्रेड। तो हमको अगर दोनों में से अगर देखिए अब इसको निकालना बहुत आसान है कि टी साइन थीटा इक्वल्स टू एफ ई कर दीजिए तो ही निकल जाएगा, ठीक है ना। तो टी साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 डिग्री इक्वल्स, क्योंकि आपको टी निकालने बोला, इक्वल्स टू एफ ई है, ठीक है। तो टी साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1/2 इंटू एफ ई
तो टी का वैल्यू कितना आ जाएगा 2Fe। 2Fe, चलिए इसका निकाल के देखते हैं इसका वैल्यू कितना आता है। तो 2 इंटू Fe मीन्स कितना हो जाएगा Q, कितना हो जाएगा जी, तो K Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। और R का वैल्यू भी कितना था आपको पता है कि इसके बीच में L साइन थीटा 2L साइन थीटा लेते थे, याद कीजिए, ठीक है, पीछे में मैंने बता चुका हूँ, ठीक है। जैसे कि ये 1 मीटर है ना, तो ये कितना देख लीजिए, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये 1 मीटर है और यहाँ से ये जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा था 30 डिग्री, ठीक है ना, 30 डिग्री। तो ये 1 cos थीटा डिग्री होगा, तो ये 1 sin 30 डिग्री होगा, 1 sin 30 डिग्री 1/2। और इधर से भी क्योंकि इतना दूर का इधर का भी तो डिस्टेंस को लेना पड़ेगा ना, तो इधर भी 1/2 हो जाएगा, 1/2 मिलकर कितना आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका वैल्यू कितना है 2 इंटू के, दोनों में चार्ज क्या बराबर बराबर है तो Q स्क्वायर हो जाएगा बाई R तो हो जाएगा 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 9 इंटू 10⁻9 और 10 माइक्रोकूलम। 10 माइक्रोकूलम जानते हैं 1 माइक्रोकूलम बराबर कितना होता है 10⁻6 होता है, ठीक है, कूलम होता है। तो इसीलिए 2 इंटू 10⁻9 और यहाँ पे कितना जगह 10 इंटू 10⁻6, ठीक है। तो आपका वैल्यू कितना जा रहा है यहाँ पर ये 2 इंटू 9 इंटू 10⁻9 और 10⁻6 और 10⁻5 10⁻10, ठीक है। तो पेज है ना, तो इस पेज में ही मैं बनाता हूँ पहले बाद का, ठीक है, थोड़ा सा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 इंटू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻10, ठीक है। तो 9 टू 18 और 10⁻9 और -10 तो 10⁻1 आया, ठीक है। और तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1.8। तो 1.8 क्या आ जाएगा, टेंशन का वैल्यू आ जाएगा 1.8 न्यूटन, इतना वैल्यू आ जाएगा। बस इसको सिंपल बना लीजिए, ठीक है, खत्म। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, नहीं तो कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, बन जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद वाला मैं क्वेश्चन कराने, अभी लास्ट क्वेश्चन है इधर का, ठीक है। तो 2 पिथ बॉल है कैरिंग अ इक्वल चार्ज आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ, द इक्विलिब्रियम इक्वल लेंथ। 2 पिथ बॉल जो कैरिंग चार्ज सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है ना। इक्वल लेंथ मान लीजिए कुछ भी, ठीक है, तो इक्वल लेंथ है मान लीजिए, चलिए कुछ भी L है मान लीजिए, ठीक है ना, L है कुछ भी, ठीक है ना, इसका भी L है मान लीजिए, ठीक है ना। 2 पिथ बॉल कैरिंग इक्वल चार्ज सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय स्ट्रिंग इक्वल लेंथ, द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज, इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज R, दोनों के बीच में सेपरेशन कितना R है। नाउ द स्ट्रिंग आर रिजिडली क्लैम्प एट हाफ ऑफ हाइट, ये हाइट टोटल कितना है मान के चलिए y है, ठीक है। अब क्या होगा कि फिर उसको क्लैम्प कर दिया गया उसके आधे हाइट पे, ठीक है ना, यहाँ पर ही y/2 में, ठीक है। द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द बॉल नाउ बिकम, बोलता है कि अब जो हो रहा है, जो इन लोग दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम सेपरेशन में R' कितना होगा। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सोचिए। तो मैं इसमें क्या करता हूँ कि टेन थीटा का वैल्यू लगाता हूँ, ठीक है। टेन थीटा इक्वल्स टू Fe/mg। अब बोलिएगा सर इससे कैसे बनेगा, तो देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो टेन थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है P/B, P/B मीन्स यहाँ से R/2 ले लीजिए, R/2, टेन P/B मीन्स R/2 बाई P/B, B जान रहे हैं ना इसको, ठीक है ना। और Fe/mg, Fe का वैल्यू कितना आ जाएगा KQ स्क्वायर बाय R², दोनों के बीच में डिस्टेंस R², ठीक है, कोई बात नहीं, एकदम सही जा रहे हैं हम लोग। और mg तो मास लगवे करेगा, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन 1, ठीक है, मैं जल्दी बनाऊंगा। फिर उसके बाद इक्वेशन 2 भी लिखिए, टेन थीटा इक्वल्स टू Fe/mg, उसके लिए कीजिए। तो इधर कितना आ जाएगा, देखिए इसको थीटा मान लिए तो क्या हो जाएगा थीटा डैश जो भी है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये R' है टोटल माने थे, तो ये R' का इस कितना हो जाएगा R'/2 हो जाएगा बाई y/2, और Fe/mg KQ स्क्वायर बाई ये टोटल डिस्टेंस कितना R' का स्क्वायर, R' का होल स्क्वायर, ठीक है, बाई mg, ठीक है। R/2 यहाँ से कटा तो R' बाई y आया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा KQ स्क्वायर बाई R² है ना, तो KQ स्क्वायर बाई R' का होल स्क्वायर बाई mg, इसको इक्वेशन 2 मानिए। अब देखिए अब इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 का हम लोग को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे R/2y हो गया, और इसको लिखे KQ स्क्वायर बाई R² mg। देखिए
देखिए ज़रा थोड़ा सोचने की कोशिश कीजिए, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एम जी है, ठीक है, और यहाँ भी के क्यू स्क्वायर बाई आर डैश का एम जी, ठीक है ना। तो मैं इसके बदले, ठीक है, इतना दूर के बदले, ठीक है ना, इतना दूर के बदले हम इसको पुट कर दे रहे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आ जाएगा ना, तो इसका वैल्यू अगर हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आर डैश और यहाँ पे चल जाएगा तो आर डैश का होल क्यू हो जाएगा बाई वाई हो जाएगा, और यहाँ पे के क्यू स्क्वायर बाई एम जी आया। मैं इसको पुट कर दे रहा हूँ इक्वेशन 1 में, ठीक है ना। तो इक्वेशन 1 में पुट कर दिया मैंने, आर बाई 2y कितना आ गया, आर डैश का होल क्यू बाई वाई, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए ये y से y कटा, ठीक है, और r इजकल टू कितना हो गया, r बाई 2, और यहाँ पर q इधर चल जाएगा तो कितना आ जाएगा 1/3, आर डैश का वैल्यू कितना आ गया 1/3 आ गया, ठीक है। यानी ये हो गया आर डैश का वैल्यू आ गया आपका, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। चलिए कहीं गलती नहीं किया ना मैंने, आर क्यू आया ना, अच्छा हाँ सॉरी, ये वैल्यू अब इसको मैंने यहाँ पुट नहीं किया तो ये आर क्यू तो आता ना यहाँ पर ही, ये आर स्क्वायर यहाँ पर आर क्यू, ठीक है। तो सही हो जाना चाहिए। तो ये आर क्यू हुआ, तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, ऊपर तो आर क्यू तो आर हो जाएगा, और इसके बाद नीचे कितना हो जाएगा 2 इंटू 1/3, आर डैश का वैल्यू इतना आया। मीन्स इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं इसका, मीन्स रूट अंडर 3, ठीक है ना, क्यों समझ में आ रहा है ना, 1/3 इसी का वैल्यू हो गया, आर डैश का वैल्यू इतना आया, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों का आभार, ठीक है। इसके बाद मैं अगला लेक्चर 5 में मैं आगे बताने जाऊँगा, ठीक है। थैंक यू।